नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के एकादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में जब कभी भी केतु एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह शुभ फल ही प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हम राहु की बात कर चुके हैं। राहु के हमने 144 वीडियो आपको प्रेषित किए हैं, उसमें हमने राहु और केतु के सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा भी करी है। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फलादेशों पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान किया करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं, इट मीन्स की जिस ग्रह के साथ युति संबंध बनाते हैं उसके भी फलों को यह प्रदान कर देने वाले ग्रह बन जाते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह एकादश भाव में स्थित हो रहा है, तो एकादश भाव के फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। एकादश भाव होता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का और आय के अन्य स्रोतों के निर्माण करने का कारक भाव। तो यहाँ पर व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी बन जाता है, विशेष रूप से धन के सापेक्ष लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। इसी के साथ ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाला और आय के एक से अधिक स्रोतों का निर्माण कर देने वाला भी यह बन जाता है। दूसरा, देखिए यहाँ पर यह कर्क राशि पर स्थित हो रहा है। इट मीन्स कर्क राशि के राशिपति के अनुसार यह फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। मान लीजिए कि यह चंद्रमा प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी यहाँ पर अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, लग्न भाव कुंडली का सर्वोत्तम शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यह एक त्रिकोण भाव भी होता है और एक केंद्र भाव भी होता है। इन दोनों ही गुणों के साथ यह कुंडली का सर्वोत्तम शुभ भाव बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह हो जाता है। केतु की भोग दशा के अंतर्गत व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त हो जाती है। शारीरिक रूप से भी ऐसे लोग स्वस्थ ही रहते हैं और इसी के साथ इनका सामाजिक दायरा भी बढ़ता है। मानसिक रूप से संतुष्टि वाली स्थिति ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ प्रथम भाव से व्यक्ति की पर्सनैलिटी को भी देखा जाता है, तो ऐसे लोग आकर्षण व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और जीवन में यह उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान कर देने वाला भी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। देखिए, जब कभी भी द्वितीय भाव का और एकादश भाव का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बनता है तो यह व्यक्ति को धनी बना देने वाला भी हो जाता है। तो केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त हो जाती है, ऐसे लोग धनी होते हैं। दूसरा, द्वितीय भाव क्योंकि एक मारक भाव भी होता है। मारक भाव में चंद्रमा के स्थित होने के कारण केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को कुछ शारीरिक पीड़ाएं भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। व्यक्ति की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान बढ़ा देने वाला भी हो जाता है। इसी के साथ ऐसे लोगों की इम्यूनिटी को भी डाउन कर देने वाला और विचैलिटी को भी डाउन कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को शारीरिक रूप से कष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सांसारिक सुख उपलब्ध करा देने वाला भी बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला क्योंकि चतुर्थ भाव ही होता है। तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन का सुख भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। सांसारिक सुख को भी उपलब्ध कराने वाला यह हो जाएगा। यदि पंचम भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी भी बना देता है और इसी के साथ
ऐसे लोगों को केतु की भोग दशा के दौरान संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान से कुछ शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला और पद का लाभ प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि षष्ठम भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। षष्ठम भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। परंतु नौकरी का लाभ प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। षष्ठम भाव नौकरी का कारक भाव होता है, इट मीन्स की सेवा का भी कारक भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को सेवक भी प्रदान कर सकता है और सेवा के अवसर भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि ऐसे लोगों की ऐसी नौकरी प्राप्त हो सकती है जहां पर सेवक उनके अंडर में रहें। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देने वाला हो जाएगा। यही सप्तम भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी सप्तम भाव के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। सप्तम भाव होता है विवाह का, जीवन साथी का, दाम्पत्य सुख का। ऐसे लोगों का विवाह कराने वाला भी बन जाता है, दाम्पत्य सुख को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यदि अष्टम भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक नकारात्मक फलों को भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अष्टम भाव होता है दुख, विपत्ति, परेशानियों का कारक भाव। व्यक्ति को दुख, विपत्तियां, परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अड़चने, समस्याएं और कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाला ऐसा केतु हो जाता है। इट मीन्स की केतु की भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष का सामना भी करना पड़ जाता है। यदि नवम भाव में ऐसा चंद्रमा उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को भाग्य का सा सुख प्रदान कर देने वाला बन जाता है। केतु की भोग दशा के 7 वर्ष व्यक्ति के लिए उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले ही होते हैं। केतु की भोग दशा के प्रारंभ में ऐसे लोग कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और आगे चलकर वह कार्य उनके लिए अत्यंत लाभदायक भी सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। यदि दशम भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो दशम भाव के सापेक्ष केतु शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, प्रोफेशनल लाइफ का। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन कराने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। ऐसे लोग अपने कर्म क्षेत्र में अत्यधिक लाभ प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। इट मीन्स कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऐसे लोगों का अत्यधिक बढ़ जाता है, या फिर ऐसे प्रोफेशन को चूज करते हैं जहाँ पे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन प्राप्त हो जाता है। अथवा यदि आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। यदि एकादश भाव में ही स्वग्रही होकर चंद्रमा स्थित हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी ऐसा चंद्रमा हो जाता है और ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी बन जाता है। धन के सापेक्ष यह चंद्रमा अत्यधिक शुभ फलों को भी प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा चंद्रमा स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट कराने वाला भी हो जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बाहरी क्षेत्रों से भी ऐसा केतु लाभान्वित करने वाला बन जाता है। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग अथवा विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी से जुड़कर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था पर आ जाते हैं। यदि चंद्रमा के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर केतु के साथ सूर्य स्थित हो जाता है। सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है और लाभ भाव में जब यह स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लाभ को इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट कर देने वाला यह बन जाता है। बेसिकली द्वादश भाव खर्चों का कारक भाव माना जाता है, एकादश भाव लाभ का कारक भाव माना जाता है, इनकम जनरेट करने का कारक भाव माना जाता है। द्वादश भाव का स्वामी जब कभी भी एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोग एक अच्छे इन्वेस्टर हो जाते हैं। तो केतु की भोग दशा के दौरान ऐसा व्यक्ति डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड में इन्वेस्ट करने वाला भी हो जाता है। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर बैठ जाता है, तो यहाँ पर देखिए एक तो चंद्र ग्रहण का निर्माण हो जाएगा। जब कभी भी केतु के साथ चंद्रमा युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो यह चंद्र ग्रहण को उत्पन्न कर देता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला यह योग बन जाता है। इसी के साथ
ऐसे लोगों को लाभान्वित करने वाला भी, लाभ की मात्रा को बढ़ा देने वाला भी ऐसा चंद्रमा हो जाता है। धन की स्थिति को जनरेट करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को धनी बना देने वाला भी हो जाता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग कर देने वाला भी हो जाएगा। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है और अष्टम भाव का भी स्वामी हो रहा है। दो नकारात्मक भावों का स्वामी होकर जब यह एकादश भाव में स्थित हो जाता है, केतु के साथ स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है, तो अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को स्पॉइल कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को अपनी मेहनत का रिवार्ड प्राप्त नहीं होता है, आउटपुट प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी के साथ व्यक्ति की दुख, विपत्ति और परेशानियों को भी बढ़ा देने वाला यह बन जाता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला हो जाएगा। केतु की भोग दशा के दौरान, केतु की भोग दशा के 7 साल ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इवन ऐसे लोग विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष ही करते देखे गए हैं। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर प्रथम भाव का भी स्वामी हो रहा है, दशम भाव का भी स्वामी हो रहा है। और केतु के साथ जब कभी भी यह एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को डायरेक्टली लाभान्वित कर देने वाला भी हो जाता है। धन की स्थिति को मजबूत कर देने वाला भी हो जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने वाला हो जाता है और ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भी बना देता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर और सप्तम भाव का स्वामी होकर जब एकादश भाव में स्थित हो जाएगा तो ऐसे लोगों को वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी यह बन जाता है। इसी के साथ दाम्पत्य सुख के सापेक्ष भी यह व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्रदान कर देता है। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर भाग्येश भी हो रहा है, द्वितीय भाव का स्वामी भी हो रहा है और जब कभी यह केतु के साथ लाभ भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को अत्यंत धनी बना देने वाला भी हो जाता है। और भाग्य का भी ऐसे लोगों को केतु की भोग दशा में विशेष रूप से लगातार लाभ प्राप्त होता ही रहता है। इट मीन्स कि ऐसे लोग जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं अधिक ऐसे लोगों को आउटपुट भी प्राप्त हो जाता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर देखिए 2 भावों का स्वामी हो रहा है, एक सकारात्मक भाव है, एक नकारात्मक भाव है। तो ऐसे में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला भी हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक प्रदान कर देने वाला हो जाता है। पद का लाभ प्रदान कर देने वाला, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर देने वाला भी और संतान पक्ष से भी मुफीद रिजल्ट्स प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। इसी के साथ क्योंकि षष्ठम भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव भी होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को केतु की भोग दशा के दौरान रोग, ऋण और शत्रु भी प्राप्त होते रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको केतु का उपाय करने से पूर्व 2 अन्य भी उपाय करने होंगे। पहला तो आपको केतु स्थित राशि के स्वामी का उपाय करना होगा। इट मीन्स कि चंद्रमा का उपाय करना होगा। देखिए हमने चंद्रमा पर 144 वीडियो तैयार किए हैं। कन्या लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो आपने वाली वीडियो को देखिएगा, उसको समझिएगा, उसको जानिएगा और आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप संबंधित वीडियो देख सकते हैं। उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय मिल जाएंगे, आवश्यकता होने पर वो उपाय भी कर लें। तत्पश्चात आपको यह देखना होगा कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा। यदि कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। वह भी उपाय आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। तो आपने वाली वीडियो को देखिएगा, आवश्यकता होने पर वीडियो के अंत में दिए गए उपाय भी आपको कर लेने चाहिए। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना होगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करके अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप प्रतिदिन और लगातार ऐसा करते रहते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कन्या लग्न के एकादश भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के द्वादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार।